जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं सम्राट सिंह और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ भारतीय संविधान और राज्यव्यवस्था। राज्यव्यवस्था की सीरीज में हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं आपके सामने। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11 तक, यानी हमने नागरिकता को कंप्लीट कर लिया है। और आज नए वीडियो में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। यानी वहाँ हमने भाग नंबर 2 खत्म किया है और यहाँ से भाग नंबर 3 शुरू होता है। यानी अनुच्छेद 11 वहाँ तक हमने पढ़ लिए थे और यहाँ से 12 से लेकर 35 तक हम इनको डिस्कस करेंगे। हमारे संविधान में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था, यहाँ तक हमने इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया था। यानी हमने पढ़ा समानता का अधिकार यानी समता का अधिकार, इसको डिस्कस कर लिया। स्वतंत्रता का अधिकार हमने पढ़ लिया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है, ये अनुच्छेद 19 से 22। और समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। और यहाँ पे हमने पढ़ा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32। यहाँ इन चीज़ों को हमने शॉर्ट में डिस्कस कर लिया था, आज हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से चलिए हम शुरू करते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे संवैधानिक उपबंध यानी इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ मौलिक अधिकारों को कैटेगराइज किया गया है। यानी कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। और कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो भारतीयों और विदेशियों दोनों को ही प्राप्त है। ये मौलिक अधिकार दोनों को प्राप्त है। अब केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे केवल और केवल भारतीयों का नहीं, ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है। कौन कौन से? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30। यानी 1, 2, 3, 4 और ये 5 आर्टिकल केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। इसको ऐसे याद रखेंगे 15, 16, ठीक है, क्रम में है 19, 29 और 30, ठीक है। 15 के बाद 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 16 में है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। यानी जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं या राज्य सरकार की हैं, तो सार्वजनिक रोजगार में सभी को अवसर की समानता, यानी सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन भारतीय संविधान में क्या है? कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसके कारण जो अनुच्छेद नंबर 16 है, ठीक है, ये एक अपवाद स्वरूप काम करता है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं हम अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, सम्मेलन, आंदोलन, निवास स्थान और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार है और ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 29 में देखते हैं अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण इसमें दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 30 में है अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है, ठीक है। तो ये सारे के सारे केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। अब बात कर लेते हैं विदेशियों और भारतीयों दोनों को प्राप्त, यानी अनुच्छेद 14 फॉरेनर और इंडियंस दोनों को प्राप्त है। कानून के समक्ष समानता, यानी सभी को मिलेगी, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर कोई अपराध किया है तो उसके संबंध में संरक्षण, इसको डिटेल में पढ़ेंगे और सबको आगे हम। अनुच्छेद 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है। अनुच्छेद 21A में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं हम अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण है। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 धर्म और संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो एक बार इनको मोटा मोटा हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, यानी अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे मौलिक अधिकार, जितने भी इधर वाले भी और ये वाले भी, ये सभी भारतीयों को तो प्राप्त हैं। ये सारे के सारे जो मौलिक अधिकार है भारतीयों के लिए है। लेकिन इनमें से कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों के लिए नहीं है। विदेशियों के लिए ये वाले मौलिक अधिकार, यानी विदेशियों के लिए ये वाले मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये विदेशियों के लिए नहीं है, केवल विदेशियों के लिए आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24 और 25 से 28 तक ये भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। एक तरह से देख सकते हैं, यानी सारे मौलिक अधिकार भारतीयों को प्राप्त है, लेकिन सारे मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। कौन कौन से प्राप्त नहीं है विदेशियों को? ये वाले जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। उम्मीद है आपकी समझ में बात आई होगी, क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ हम बात कर लेते हैं संवैधानिक प्रावधान पे। आर्टिकल जो हमारे मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान में उनका प्रावधान है। अब 12 से लेकर 35 तक 1 बाय 1 एक एक आर्टिकल को बड़े ही डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, यानी आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा, राज्य को परिभाषित करता है अनुच्छेद 12, ठीक है, क्लियर है। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अच्छा, राज्य की परिभाषा में कौन कौन से चीज़ें शामिल हैं?
जैसे भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार राज्य की परिभाषा में, उसके बाद संसद, राज्य सरकारें, राज्य विधानमंडल, और भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 में ये सारी चीज़ें जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 13, अनुच्छेद नंबर 13 पे हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें कहा गया है राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त यानी अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई कोई भी विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। यानी इसका मतलब ये है, यानी राज्य यानी संसद या केंद्र सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को, उनकी शक्ति को कम करता है या उसको समाप्त करता है। अगर उसने ऐसी कोई विधि बना ली है, ऐसा कोई कानून बनाया है जो मौलिक अधिकारों को हनन करता है, तो भाई एक सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, तो हम वहाँ एक याचिका दायर करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय उसकी समीक्षा करेगा और पाएगा अगर वो विधि, ठीक है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या उनका हनन करती है या उनकी शक्ति को कम करती है, तो वह ये विधि या तो पूरी ही समाप्त या कानून पूरा ही समाप्त कर दिया जाएगा या उस सीमा तक उसको शून्य कर दिया जाएगा जहाँ तक वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है। ठीक है, या तो पूरा ही कानून समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए कोई कानून है, ठीक है, उसमें 10 लाइन कानून में जो है 10 पॉइंट है, हाँ जी ये 10 रूल लागू होंगे, ठीक है, इस तरह से। अगर उनमें से मान लीजिए पहले 3 रूल जो है मौलिक अधिकारों को हनन करते हैं, बाकी के जो बचे हुए हैं वो मौलिक अधिकारों को हनन नहीं करते, तो सर्वोच्च न्यायालय इन तीनों विधियों को शून्य कर देगा। ठीक है, इन तीनों विधियों को समाप्त कर देगा। ये अगर पूरा ही कानून ऐसा है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो पूरे ही कानून को समाप्त कर देगा। इसका मतलब ये है उस सीमा तक शून्य हो जाएगा जहां तक वो मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करते हैं, ठीक है, उनको समाप्त करते हैं। उम्मीद है बात क्लियर हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है समता का अधिकार। यहाँ हम समता शब्द का प्रयोग करेंगे ना कि समानता। ठीक है, समानता शब्द का प्रयोग नहीं होता, समता। ठीक है, समता, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब डिटेल में पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17, 18 में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, मैं आपको साथ के साथ इस चीज़ को समझाता भी चलूंगा। बात कर लेते हैं विधि के समक्ष समता, यानी विधि के समक्ष समता का मतलब है, इसका मतलब है कि कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होगा, चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान का हो। यानी सभी कानून को जो है, कानून जो है सभी को समान रूप से देखेगा, चाहे व्यक्ति या किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग या उसका जन्म स्थान कोई भी रहा हो, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान किया गया है। क्लियर है। उसके बाद कर लेते हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषेध है। यानी धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है निषेध है। यानी अगर कोई इस तरह से करता है तो वो क्या है, दंडनीय एक अपराध है। ठीक है, आप उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं सीधे आर्टिकल 32 के तहत। उसके बाद जो आर्टिकल 15 है इसके सब पार्ट हैं, थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 15 का 2, या इसको बी भी बोल सकते हैं, 15B या 15 का 2 एक ही बात है, कुछ भी बोल सकते हैं। अनुच्छेद 15(2) यह कहता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थान जैसे दुकान, रेस्तरां, होटल, मनोरंजन स्थल आदि में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो भी सार्वजनिक स्थल हैं, ठीक है, जैसे कि दुकान, रेस्टोरेंट, होटल और मनोरंजन के स्थल, इन पर जाने से उनको नहीं रोका जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो एक दंडनीय अपराध है उसके लिए। ठीक है, इसके लिए उसको सजा भी हो सकती है। आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 15 का 3, राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। अनुच्छेद 15 का 3 जो है ये जो है महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 को थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। इसमें कहा गया धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, लिंग यानी मेल या फीमेल, ठीक है, मेल या फीमेल, यानी इसके आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद 15(3) में क्या बोला गया, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। यानी यहाँ तो भेदभाव हो गया है नहीं, यहाँ पे क्या किया गया, अनुच्छेद नंबर 15 का 3 पार्ट ये कहता है कि राज्य सरकार खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए, उनके उत्थान के लिए विशेष योजना, नीति या प्रावधान कर सकता है और यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ऐसा साफ साफ इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 15(3) में क्या है, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है। ठीक है, इनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है और यह आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 15 का 4। इसमें कहा गया राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों यानी SC/ST के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। आर्टिकल 15(4) भी ये कहता है कि सामाजिक रूप से
और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग जैसे SC ST या अन्य विशेष, उनके लिए विशेष प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये भी अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, इसमें भी साफ साफ लिखा गया है, यानी ऐसे वर्गों को अन्य वर्गों की बराबरी तक लाने के लिए राज्य सरकार ऐसे नियम और कानून या ऐसी कोई योजना बना सकती है, और यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 16 का, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, यानी जितने भी सार्वजनिक पद हैं, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, सार्वजनिक रोजगार का मतलब है सरकारी पद। ठीक है, जितने भी सरकारी पद हैं, इन पदों में सभी को अवसर की समानता दी जाएगी, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान रूप से इसमें अवसर मिलेगा। लेकिन कुछ विशेष वर्ग हैं, कुछ विशेष वर्ग हैं जैसे SC ST OBC, ठीक है, और एक 7 होता है हमारा EWS, तो इनको सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए इनके लिए एक विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इनके लिए विशेष आरक्षण दिया गया है सभी सरकारी पदों में। ठीक है, जो यह कहता है कि ये जो है अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ये समाज में ये वर्ग पीछे हैं, चाहे वो रोजगार की दृष्टि से हो, शिक्षा की दृष्टि से हो, या सामाजिक पिछड़ेपन की दृष्टि से हो, तो इनको अन्य वर्गों के साथ अन्य वर्गों के बराबर लाने के लिए कुछ आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 16 कहता है सभी को रोजगार के अवसरों में, रोजगार के मामलों में समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है बात आपके समझ में आई होगी। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता है, यानी कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 का 2 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी को भी सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जाएगा। सार्वजनिक स्थान जैसे दुकान हो गई, होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, मनोरंजन के स्थल हो गए, कुआं आदि हो गई, इसमें कुआं भी आता है, कुओं से पानी भरना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है उल्लंघन है मौलिक अधिकारों का, अगर कोई ऐसा करता है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं अनुच्छेद 17 की तरफ। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता यानी अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत, यानी पहले 1900 के दशक में ये सारी चीज़ें चलती थी। हम अगर कोई नीची जात का है तो वो उच्च जाति के व्यक्ति से गले नहीं लग सकता था, उससे हाथ नहीं मिला सकता था, ठीक, उसके साथ खाना नहीं खा सकता था, उसके साथ काम नहीं कर सकता था, ठीक, उसके साथ घूम नहीं फिर सकता था, उसके साथ दोस्ती वो नहीं कर सकता था। तो ये सारी चीज़ें पहले चलती थी, यानी इसको बोलते थे अस्पृश्यता, यानी छुआछूत का उन्मूलन। यानी इसका अनुच्छेद 17 कहता है कि जो अस्पृश्यता है वो एक दंडनीय अपराध है, अगर कोई ऐसा करता है तो वो दंड का भागीदार है, सजा का भागीदार होगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त करता है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 18। इसमें कहा गया है उपाधियों का उन्मूलन, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, लेकिन सैन्य या शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर, यानी सैन्य क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती हैं, ऐसा कहा गया है। जैसे नोट में लिखा गया अनुच्छेद 18 के तहत राज्य सैन्य और शैक्षणिक उपाधियां प्रदान कर सकता है। ठीक है, इसका अर्थ है कि सेना में फील्ड मार्शल, जनरल जैसी उपाधियां दी जा सकती हैं, और शिक्षा में डॉक्टर या प्रोफेसर जैसी उपाधियां दी जा सकती हैं। मान लीजिए आपने PhD किया है, तो PhD करने वाले को क्या बोलते हैं, डॉक्टर लग जाता है उसके नाम के आगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में और सैन्य क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती हैं, ऐसा कहा गया है। बाकी जो सरकार है वो किसी को भी कोई टाइटल नहीं देगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात कर, टाइटल का मतलब क्या है, नहीं कोई उपाधि, जैसे पहले खलीफा की उपाधि धारण कर लेते थे। ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से उनको मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, वो खुद से उपाधियां धारण की गई हैं उनके दोस्तों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से उनको ऐसी कोई उपाधि, ऐसा कोई टाइटल नहीं दिया है, और ना ही सरकार किसी को ऐसा करती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं हम दूसरे मौलिक अधिकार की, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक हम पढ़ेंगे कौन कौन से प्रावधान हैं। इस बीच एक बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर साथियों आप चैनल पर हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम अनुच्छेद 19A की, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी बोलते हैं, कहीं कहीं ये वाक भी लिखा जाता है। वाक का मतलब है बोलना, बोलना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें कहा गया प्रत्येक नागरिक को अपने विचार और राय व्यक्त करने का अधिकार होगा, चाहे वो लिख के दे, बोल के दे या इशारे से समझाए। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार और राय जो है व्यक्त करने का अधिकार होगा, वो किसी के सामने अपने विचार रख सकता है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई वो बाध्यकारी नहीं है। ठीक है,
तो जैसे कि हम क्या है, शांति का अधिकार है, ठीक है, हमें जीवन जीने के लिए शांत वातावरण का अधिकार है। उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19A में। विज्ञापन की स्वतंत्रता का अधिकार है। फ़ोन टेपिंग के विरुद्ध हमें अधिकार है, हमारा फ़ोन कोई ऐसे ही टेप नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद सूचना का अधिकार आदि, ठीक है। ये बहुत सारे अधिकार हमें अनुच्छेद 19 में मिले हुए हैं, 19A में। उम्मीद है बात क्लियर हुई होगी। आगे बात कर लेते हैं 19 का। देखो हम यहाँ पे देख लेते हैं अनुच्छेद जो 19 है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये पूछा जाता है आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल 19 जो है हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, ठीक है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है। अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसको हम पढ़ेंगे। देखो अनुच्छेद 19 का एक स्वतंत्रता होगी। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 19 का 20 में कहा गया सभा करने की स्वतंत्रता, यानी इसका मतलब है नागरिकों को शांतिपूर्वक बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार है, ठीक है। हम बिना हथियारों के इकट्ठा हो सकते हैं। जैसे अभी मान लो कोई एग्जाम पोस्टपोन हुआ है या कोई एग्जाम लीक हुआ है, तो हम उसके विरुद्ध क्या करते हैं, शांतिपूर्वक बिना हथियारों को इकट्ठा होकर सभा करते हैं, ठीक है। सरकार के सामने अपना पक्ष रखते हैं। तो हम बिना हथियारों के शांतिपूर्वक बिना दंगा किए, ठीक है, सभा करने के लिए स्वतंत्र है। यह अनुच्छेद 19 भी हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। उसके बाद अनुच्छेद 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता है, यानी नागरिक संघ या यूनियन बना सकते हैं। संघ का मतलब है कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी संघ में शामिल हो सकता है, कोई भी यूनियन वो बना सकता है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 19 का D, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, यानी हम भारत के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र होकर घूम सकते हैं, ठीक है। नागरिक बिना किसी प्रतिबंध के भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। अनुच्छेद 19 का D हमें ये स्वतंत्रता प्रदान करता है। उसके बाद आगे बात करते हैं अनुच्छेद 19 का E, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने की स्वतंत्रता, यानी हम देश के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, ठीक है, बस सकते हैं। नागरिक भारत में कहीं भी बस सकते हैं और रह सकते हैं, इसका मतलब ये है। आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 19 का G। देखो ई के बाद F आना चाहिए था लेकिन आया G, ठीक है। इसका भी कारण मैं बताऊंगा। अनुच्छेद 19G में कोई भी पेशा, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19G कहता है कि हमें अपनी जीविका जीने के लिए कोई भी व्यापार और कार्य करने की स्वतंत्रता है, हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। नागरिक अपनी पसंद का कोई भी पेशा, व्यापार या कारोबार कर सकता है, लेकिन कोई भी कारोबार से मतलब ये नहीं है कोई अवैध धंधा हम करें, ठीक है, अवैध कारोबार नहीं, वैध होना चाहिए, लीगल कोई भी हम काम अपना कर सकते हैं। और कुछ कार्यों पर प्रतिबंध है, जैसे रेलवे या परमाणु सेवा, ठीक है, इनको हम नहीं कर सकते। रेलवे और परमाणु सेवा, इनको हम स्टार्ट नहीं कर सकते। ये कार्य जो है केंद्र सरकार इसको करेगी। कुछ कार्य ऐसे हैं जिन पर बाउंडेशन है, ठीक है, जो जैसे हमने कोई दुकान कर ली है, ठीक है, दुकान हम कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस है, अपनी जीविका जीने के लिए कोई बिजनेस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी कार्य करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अच्छा, ई के बाद जो एफ था, वो एफ का मतलब है, यानी जो 19 का एफ था उसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। अब आप लोगों को पता है, हम पढ़ चुके हैं, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। कब हटा गया था? 1978 में, ठीक है। और यह था 44वां संशोधन, ठीक है। 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटाकर क्या कर दिया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। उम्मीद है बात क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं हम अगले मौलिक अधिकार यानी अगले आर्टिकल की, अनुच्छेद नंबर 20। अनुच्छेद नंबर 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कोई भी अपराधी है, कोई भी अपराध किया तो उसके संबंध में कुछ संरक्षण का प्रावधान है। क्या प्रावधान है? इसमें 3 मुख्य बातें हैं अनुच्छेद नंबर 20। तो अनुच्छेद नंबर 20 के मुख्य प्रावधान क्या है? पहला है कि पूर्वव्यापी आपराधिक कानून से संरक्षण। इसका मतलब पहले मैं समझा देता हूँ आपको। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अभी किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, कोई अपराध कर दिया है। अब अपराध तो कर दिया है, तो होगा ये, जिस व्यक्ति ने जिस समय जो अपराध किया है उस समय जो भी कानून लागू होगा उस अपराध के लिए, तो उसको उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी, ना कि पहले बने कानून या बाद में बने कानून के तहत। इसमें यही बात की गई है कि पूर्वव्यापी आपराधिक कानूनों से संरक्षण। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इसमें कहा गया कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जो उस समय अपराध नहीं था जब वह कार्य किया गया था। साथ ही किसी भी व्यक्ति को उस अपराध के लिए उस समय प्रचलित कानून द्वारा निर्धारित दंड से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी उस समय जो कानून होगा, मान लो कोई चोरी है, ठीक है, चोरी किसी ने कर ली है, डाका कहीं डाला है, तो चोरी के लिए उस समय कानून में जो भी सजा होगी, 2 महीने, 6 महीने या 8 महीने या 10 महीने, तो उसी के तहत उसको दंडित किया जाएगा उस समय जो कानून है उस अपराध के लिए,
ठीक है। तो ऐसा नहीं पहले जो कानून था 4 साल पहले था, जो 10 साल पहले था, उस कानून के तहत उसको सजा दी जाए, या बाद में कोई कानून बन के आया, उसके चोरी कर लिया, उसके 6 महीने बाद कोई कानून आया है तो नए कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय जो भी कानून होगा उसी कानून के द्वारा उसको सजा दी जाएगी। इस तरह से आर्टिकल नंबर 20 ये बताता है। उसके बाद दूसरी बात है दोहरे खतरे से संरक्षण। इसका मतलब ये है कोई भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, आत्म दोषारोपण से संरक्षण। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा अपराधी, ठीक है, उसको मारकर पीटकर जबरदस्ती से लिए खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दिलाई जा सकती। इसमें यही बात की गई है, किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी स्वयं की उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी, उसको बाध्य नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई करता है, कोई पुलिस वाला, कोई अधिकारी इस तरह से करता है तो वो दंडनीय अपराध करता है, वो सजा का भागीदार है, उसको सजा भी हो सकती है। ठीक है, उम्मीद है अनुच्छेद नंबर 20 आपकी समझ में आया होगा। पहला पॉइंट इसमें कहता है, अनुच्छेद 20 का 1 कहता है कि चोरी करने के समय जो भी कानून होगा उसी कानून के द्वारा उसको सजा दी जाएगी। नंबर 2, एक अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार सजा, एक से ज़्यादा बार मुकदमा उस पर नहीं चलाया जाएगा। और तीसरी बात यह है कि अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है, हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है। इसमें क्या कहा गया है, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, प्रक्रिया की जो सही वर्तनी है, ठीक है, वही होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, मारने का अधिकार नहीं है। अगर अधिकार है तो वो कानून को है, तो कोई कानून के द्वारा ही उसको उसके जीवन से वंचित किया जा सकता है, जैसे फांसी। ठीक है, तो न्यायपालिका ने यह भी कहा है कि जीवन जीने के अधिकार का मतलब केवल पशु तुल्य जीवन जीना नहीं है। ठीक है, केवल पशु के समान जीवन जीना नहीं है, मानव होने के कारण सम्मानपूर्ण जीवन चाहिए। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने इसे कहा था कि अगर जीवन जीने का अधिकार का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी मनुष्य को एक पशु के समान आप रख रहे हैं, ऐसा मान्य नहीं होगा। अगर ऐसा भी कोई करता है तो वो भी दंडनीय अपराध है। मानव होने के कारण सम्मानपूर्ण और गरिमापूर्ण जीवन चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है। ठीक है, उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 21 का कै। ठीक है, 21 और 21 का कै, ये 21 का कै भी मौलिक अधिकार इसको बना दिया गया है। तो ये क्या है, ये 21 कै 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया है कि इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। यानी अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के जो भी बच्चे हैं, शिक्षा को उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूजन है, कभी कभी एज पूछ ली जाती है कि किस क्राइटेरिया के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 21A में शिक्षा की बात की गई है और शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा, एक शेर है, ध्यान से सुनना। ये दुनिया किरदार नहीं देखती, ये दुनिया किरदार नहीं हालात देखकर इज्जत करती है। फ़कीर अगर बादशाह बन जाए तो उसके रिश्तेदार निकल आते हैं। ठीक है, फ़कीर अगर बादशाह बन जाए तो उसके रिश्तेदार निकल आते हैं। तो उम्मीद है आप जो है अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं और उसी तैयारी को थोड़ा और अच्छा करने के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। ठीक है, और आप धैर्य और साहस के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। एक समय ऐसा भी आएगा जब आप देखेंगे, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया है, आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी लाइफ में, आपके जीवन में एक रात ऐसी भी आए जिस रात आपको ये सोच कर नींद नहीं आए कि कल मेरी ज्वाइनिंग है। ठीक है, कल मेरी ज्वाइनिंग है। तो खुद पर भरोसा और भगवान में विश्वास और आस्था बनाए रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 22 की, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। तो इसमें भी 3 चीज़ें बताई गई हैं, इसमें भी 3 पॉइंट हैं।
तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अनुच्छेद 22 को। यहाँ 22(1) में ये बात की गई कि मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण आपको दिया जाएगा। मनमानी गिरफ्तारी का मतलब है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा और उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार होगा। यानी कोई भी अधिकारी, कोई भी पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करता है तो आपको उस व्यक्ति से गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार होगा और वो उस गिरफ्तारी के कारण को आपको बताएगा। उसके बाद आपको अपनी पसंद के वकील से, ठीक है, अपने बचाव के लिए सलाह और परामर्श लेने का अधिकार आपको होगा। ठीक है, उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं 22 के दूसरे पॉइंट की। इसमें कहा गया किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे के अंदर, यानी आने जाने के समय को छोड़ दे तो 24 घंटे के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर, ठीक है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ आपको पेश किया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 22 का थर्ड पॉइंट कहता है 2 प्रकार के व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं मिलेंगे। 2 प्रकार के व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं मिलेंगे। कौन से वो 2 प्रकार के व्यक्ति हैं जिनको अनुच्छेद 22 के 1 और पॉइंट 2 का लाभ नहीं मिलेगा? आइए देखते हैं इनको। नंबर 1, निवारक निरोध में रखे गए लोग और विदेशी शत्रु। इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। अभी 1 मिनट आप मुझे दीजिए, तब तक हम देख लेते हैं निवारक निरोध की अवधि क्या है। ठीक है, तो इसकी जो प्रारंभिक अवधि है वो किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के केवल 3 महीने की अवधि के लिए निवारक हिरासत में रखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद निवारक निरोध अधिनियम 1950 के अनुसार इसे 3 महीने से बढ़ाकर कुल 12 महीने तक किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने उसी पॉइंट पर। देखो, विदेशी शत्रु तो आप समझ गए होंगे। विदेशी शत्रु का मतलब है कोई पाकिस्तान का है या अफगानिस्तान का है या बांग्लादेश का है। तो विदेशी शत्रु या अन्य किसी देश का है, ठीक है, जिस देश से भारत की शत्रुता है, तो उस देश का कोई व्यक्ति है तो उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन निवारक निरोध में रखे गए लोग क्या हैं? निवारक निरोध का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को नज़रबंद करके संभावित अपराध को रोकना। यानी इसका मतलब यह है, मान लो ये कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, ठीक है, अब ये कोई व्यक्ति है, अब क्या हुआ, गवर्नमेंट को या प्रशासन को ये पता चला कि ये आदमी 15 अगस्त को बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। शक है कि ये आदमी 15 अगस्त को बहुत बड़ा धमाका करने वाला है या कुछ ऐसा काम करने वाला है जिससे जो है प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो खराब हो जाएगी, जो शांति व्यवस्था है वो खराब हो जाएगी। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी, उस व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लेगी। यानी शक के आधार पर उसको पहले ही उठा लेगी। ठीक है, उसको पहले ही गिरफ्तार कर लेगी। तो उसको बोलते हैं निवारक निरोध। यानी अपराध करने से पहले ही उसको पकड़ लिया, अपराध ही नहीं कर पाएगा अगर उसको पकड़ लेंगे, तो उसको बोलते हैं निवारक निरोध। ठीक है, इस तरह से इन लोगों को, ठीक है, एक नज़रबंद रखा जाता है। बिल्कुल अपने सामने सारी चीज़ें आपके सामने करेंगे, कोई फ़ोन यूज नहीं करेंगे, कोई इंटरनेट यूज नहीं करेंगे तब तक कि जब तक वो अपराध की संभावना समाप्त ना हो जाए। तो इसको बोलते हैं निवारक निरोध। ठीक है, जैसा कि इसमें कहा गया है, मात्र संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले लेना, यानी अपराध करने से पहले ही किसी व्यक्ति को नज़रबंद कर लेना। ठीक है, नज़रबंद करके रखना। तो ये अभी जब क्या हुआ था, आपने देखा होगा जब 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया था। ठीक है, धारा 370 को हटाया गया था, तो आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर की जो मुख्यमंत्री थी, ठीक है, उनको नज़रबंद करके रखा गया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या था, गवर्नमेंट को शक था कि अगर ये मोबाइल और इंटरनेट यूज करेंगे तो दंगे भड़क सकते हैं, तो इसलिए उनको नज़रबंद करके रखा गया 6 महीने से ज़्यादा समय के लिए। तो इसको बोलते हैं निवारक निरोध, प्रिवेंटिव, ठीक है, डेटिनेशन। ठीक है, तो इन चीज़ को हम निवारक निरोध बोलते हैं। तो यानी अपराध करने से पहले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, अपराध ही नहीं होगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उम्मीद है आपने सारी चीज़ों को अच्छे से समझा है, अच्छे से पढ़ा है, सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप जो है इस तरह से चीज़ों को अच्छी तरह से समझते रहें। अब आर्टिकल 22 तक हमने डिस्कशन कर लिया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कोई चीज़ अगर आपकी समझ में नहीं आई है और आपको कोई राय मुझे देनी है, कोई सुझाव देना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए। धन्यवाद, शुभ दिन।